जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के उद्देश्य एवं उनके स्रोत के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमने इतिहास का शुरू से स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके उद्देश्य और स्रोत के बारे में। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे कि इतिहास शब्द कहाँ से डिराइव हुआ है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके पढ़ने के क्या क्या उद्देश्य हैं। क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें उस सब्जेक्ट का पता लगाना पड़ता है कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो उसको हम इसमें देखेंगे। चलिए पहले हम देखेंगे कि इतिहास शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो इस इतिहास शब्द जो है संस्कृत शब्द से डिराइव हुआ है। कहाँ से हुआ है? संस्कृत शब्द से डिराइव हुआ है। इति, ठीक है, इति और हास से बना हुआ है। तो इति मतलब बीता हुआ, ठीक है, इति मतलब बीता हुआ, चाहे ऐसा हुआ था, ठीक है। और हास मतलब क्या होता है? घटना। तो मैंने बीती हुई जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, बीती हुई घटनाएं होती हैं, वही क्या होता है? इतिहास होता है। मैंने ऐसा हुआ था, या ये भी कह सकते हैं ऐसा हुआ था, ठीक है। अब इसका व्यापक अर्थ देख लेते हैं कि इतिहास का व्यापक रूप से उसका अर्थ क्या होता है। तो यह अतीत की घटनाओं और व्यवस्थित तथ्यात्मक अध्ययन है, ठीक है। अतीत मतलब जो बीता हुआ कल है, उसका क्या है? व्यवस्थित और तथ्यात्मक अध्ययन है, ठीक है। चलते हैं हम देखते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। इसको हम देखते हैं, अर्थ देख लिए इतिहास की परिभाषा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज की घटनाओं, कार्यों और उनकी प्रगति का अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव शुरू से किस प्रकार, जैसे मानव जब शुरू में था तो वो क्या रहता था? गुफाओं में रहता था, धीरे धीरे वो घर में आया, फिर पक्की घर में आया। तो मानव का जो प्रगति है इतिहास में उसकी अध्ययन किया जाती है, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम अध्ययन करते हैं। यह अतीत की घटनाओं का भी वर्णन करता है और उसका विश्लेषण करता है, ताकि हर समाज, संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक जो है संस्कृति, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, विभिन्न सभ्यताओं को विकास को समझ सके। मतलब उन्होंने क्या गलतियां की थी और क्या उनकी अच्छाइयाँ थी, उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं, इसलिए इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, अगला हम देखेंगे कि उनके पढ़ने के क्या क्या उद्देश्य हैं। इतिहास पढ़ने के उद्देश्य के बारे में देखेंगे कि इतिहास पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना। पहला क्या है हमारा? ज्ञान प्राप्त करना। इतिहास से हमें विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के समाजों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मतलब हम पुराने समाजों को, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस टाइप की थी, उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है कि पिछले अनुभवों से सीखना। यानी कि इतिहास से हमें समझने में मदद करता है और कौन सी नीतियाँ और निर्णय सफल हुए, कौन सा विफल हुए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल में हुआ था, उसके बारे में क्या है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ, कैसे रिसाव हो गया, कैसे उस पर हम उसका वो कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। तो इससे कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम पिछले अनुभवों से सीख सकते हैं। उसमें लाखों की जान चली गई थी। तो इतिहास से हम क्या करते हैं? अनुभव भी लेते हैं। अगला है क्या कि अपनी पहचान को समझना। माने इतिहास से क्या करते हैं? हम अपनी पहचान को भी समझते हैं। जैसे कि इतिहास पढ़ने से हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान की गहराइयों को समझ सकते हैं। जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता है क्या? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के बारे में, उन्होंने देश को कैसे आज़ाद कराया, ठीक है। तो अपनी पहचान क्या है, हमारे देश की पहचान क्या है, उसको भी हम इसके माध्यम से समझते हैं। चलते हैं हम आगे देखेंगे। अगला है हमारा जो है समाज और दुनिया को समझना। जैसे हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इससे न केवल अपने समाज को ही, दुनिया को भी समझ पाते हैं। यानी कि इतिहास हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे समाज और देश आपस में जुड़ते हैं और कैसे घटनाओं का वैश्विक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं? उपनिवेशीकरण भी पढ़ते हैं, ठीक है। उपनिवेशीकरण भी पढ़ते हैं, यानी कि कैसे जो सबसे पहले वास्को डी गामा जो 1498 में आया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने फिर सत्ता स्थापित की। फिर उसके बाद से हम लोग आधुनिक तक पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति, ये सब सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ते हैं। तो कैसे मतलब दूसरे देशों से आकर के
लोग एक दूसरे उपनिवेशीकरण किए, उनका शासन किए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम समझते हैं, तो अपने समाज और दुनिया को भी समझने में मदद करता है। अगला है हम भविष्य के लिए योजना बनाना। अब इतिहास में हम इतिहास को पढ़ करके हम भविष्य के लिए भी योजना बना सकते हैं। कैसे कि इतिहास में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब पुराने समय में क्या होता था, जब विदेशी आक्रमण होते थे तो वो क्या होते थे, छल से लड़ते थे। लेकिन जो भारत के राजा होते थे वो क्या करते थे कि हम बलवान हैं, हम आमने सामने से लड़ेंगे, हम किसी प्रकार का छल नहीं करेंगे, ठीक है। और तो इसलिए क्या हुआ, वो धीरे धीरे हारते गए। तो इससे सीख भी मिलता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, युद्ध में हर तरीके की हथकंडे को अपनाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमें भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करता है। उसको पढ़ करके हम लोग सीख ले सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, सभी राजाओं को एकजुट रहना चाहिए था। तो ये भी हमें सीख मिलती है। अगला है आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। जैसे इतिहास को पढ़ने से हम तथ्यों का विश्लेषण और घटनाओं के बीच संबंध बना सकते हैं, बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। अगला लास्ट है हमारा, सांस्कृतिक सहिष्णुताओं को बढ़ावा मिलता है। जैसे हम इतिहास को पढ़ते हैं तो विभिन्न संस्कृति और उनके योगदान सॉरी विभिन्न संस्कृति और उनके योगदान को समझने और हम विविधताओं का सम्मान करना सीखते हैं, ठीक है। तो संस्कृति को भी हम लोग सीखते हैं, जैसे अलग अलग संस्कृतियों का विकास किस प्रकार हुआ, उनका जो सांस्कृतिक एवं सामाजिक रीति रिवाज क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्राइबल के बारे में पढ़ते हैं तो उससे भी हम लोग सांस्कृतिक सहिष्णुताओं का क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे कि इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। इसको हम देखेंगे कि इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं, किन चीज़ों को देख करके हम पता लगाते हैं, क्या पढ़ करके हम लोग पता लगाते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था। तो पहला हमारा आ जाता है साहित्यिक स्रोत, मतलब पढ़ने की चीज़ें जो होती हैं। और जो साहित्यिक स्रोत में होता है उसमें दो तरीके के साहित्य होते हैं, एक धार्मिक साहित्य होते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है असाहित्यिक स्रोत। असाहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आएंगे, जैसे हम लोग पहले देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आएगा। हम लोग इसमें वेद से हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में, उपनिषद के बारे में उपनिषद से जानते हैं, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से हम इतिहास के बारे में जानते हैं, जैन ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय, ये सब हो गया, इस सब से हम लोग जान पाते हैं। अगला है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जैसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य कैसे हो गया कि जैसे बहुत सारे जो विदेशी वो आए थे, जो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, स्टडी करने के लिए आए थे, जैसे ह्वेन सांग आया था, इत्सिंग आया था, ठीक है, चाइना से। तो वो सारी चीज़ जो यहाँ आए थे, यहाँ के राजाओं के बारे में लिखे थे, तो वो सब क्या आ जाएगा, धर्म साहित्य के बारे में, जिसके हम आगे हम लोग देखेंगे विस्तार से, ठीक है। असाहित्यिक स्रोत, इसमें क्या हो गया, सिक्के, पुरातत्व, भूगर्भिक एवं जैविक अध्ययन, विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। इस सारी चीज़ों असाहित्यिक स्रोत में आता है। हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, जैसे धार्मिक साहित्य क्या है कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन आता था। धार्मिक साहित्य में जैसे पहला आता था वेद, ठीक है, वेद जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व वैदिक युग का था। और इसमें 4 वेद आते थे मुख्यतः, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें प्रार्थनाएं, धार्मिक एवं संस्कार आदि, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद से हमें मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें साहित्य से पता चलती हैं, वेद से, इतिहास के बारे में हमको पता चलता है। अगला है उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद कितने हैं, उपनिषद हैं 18, ठीक। इससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और हो गए सूत्र, हो गए वेदांग, हो गए वेदांग कितने 6 हो गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है। तो ये हो गए। और यहाँ पे है रामायण महाभारत। रामायण महाभारत से भी हमें क्या मिलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जैसे कि इस 3 प्रकार के पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक। सूत पिटक में क्या होता था कि बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में पता चलता था। विनय पिटक में उनके जो नियम कानून थे उससे का पता चलता था, ठीक है। अभिधम पिटक जो इनके सिद्धांत थे सूत पिटक में, उसका फॉलो करना अभिधम पिटक में था। अब जैसे जैन ग्रंथ भी थे, उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग देखेंगे कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी थे, जैसे मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति से भी हमें क्या मिलता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हो गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। ठीक है, तो जैसे अर्थशास्त्र उस समय मौर्य काल में जो कौटिल्य थे उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है। ठीक है, और राजनीतिक विवरण देता है कि उनके समय काल में उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानकारी देता है। अब हम लोग देखेंगे आगे पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। इससे के अष्टाध्याय से भी क्या होता है, हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टाध्याय में क्या था, व्याकरण के बारे में लिखा गया था। कालिदास के बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत, गुप्त शासनकाल में के बारे में लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद कलहन की जो कलहन द्वारा रचित है राजतरंगिणी, ठीक, उसके द्वारा भी हमें मिलती है। इसमें जो कलहन की राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के सामाजिक जीवन के विषय में दर्शाया गया है। तो इससे भी हम कश्मीर के सामाजिक जीवन को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला हम देखेंगे कि दरबारी कवियों के द्वारा, जैसे क्या होता था, राजाओं के दरबार में जो कवि होते थे वो भी लिखते थे। ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले ही चर्चा किया था कि हर्षवर्धन, ठीक है, जो हर्षवर्धन की प्रशंसा में बाणभट्ट द्वारा लिखे जो हर्षचरित है, उन्होंने भी क्या किया था, हर्षचरित ने बाणभट्ट लिखा था, वो किसकी प्रशंसा में, हर्षवर्धन की प्रशंसा में। इससे भी हमें प्राचीन समय के बारे में, राजाओं के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद संगम साहित्य जो कि कहाँ क्या था, दक्षिण भारत के जो राजा थे उनका चित्रण करता है। फिर उसके बाद ये सब सारी चीज़ें थी। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर अगला है हमारा, देखेंगे असाहित्यिक स्रोत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। जैसे कि प्राचीन समय में राजाओं द्वारा बहुत सारे अभिलेख लिखवाए जाते थे। ठीक है, शिलालेख लिखवाए जाते थे। तो अभिलेख और शिलालेख क्या होता था कि पत्थरों या तांबों पे, ठीक है, कठोर चीज़ों पे उस पर उकेर करके, जैसे पेन से नहीं लिखा जाता था, उसको उकेर दिया जाता था कि वो लाखों वर्षों तक मिट ना पाए। ठीक है, अपनी विचारों को, अपने क्या है जो कभी विजय प्राप्त किया है, अपनी प्रशंसाओं को उसमें लिख देते थे, ताकि आने वाले लाखों वर्षों तक लोग उनकी वीर गाथाओं को जान सकें, उनकी विचारों को भी जान सकें। ठीक है, इसके लिए वो लोग अभिलेख लिखवाते थे। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक मोटा सा वो क्या है पाया है। ठीक है, इसमें अशोक के स्तंभ लेख को लिखा गया है। ठीक है, तो अशोक ने यहाँ पे वो करवाया है शब्द, जो कि ये कोई नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जेम्स प्रिसेम्स क्या है इसको पहली बार इस शब्दों के बारे में पढ़ पाया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं आप चित्र में, ये भी क्या है, एक अभिलेख है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे तो अभिलेख से भी हमें क्या होता है, प्राचीन समय के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है कि सिक्के, प्राचीन समय में जो सिक्के होते थे उनके द्वारा भी हमें प्राचीन उस समय और काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के समय में, ठीक है, समुद्रगुप्त के समय में कैसा सिक्का था, बीना बजाते हुए। ठीक है, समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए ऐसा सिक्का था, बीना बजाते हुए। तो ये क्या, वो सिक्का क्या प्रतीत करता है कि वो समुद्र काल के समय का है। ठीक है, तो सिक्का भी क्या होता है, अलग अलग समय काल को बताता है। यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की सिक्काएं हैं जो क्या होता है, अलग अलग काल को दर्शाती हैं। ठीक है, तो आप लोग सिक्के से भी इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अगला है पुरातत्व। जैसे पुरातत्व क्या होता है कि विभिन्न जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जब खुदाई होती है तो वहाँ से जो अवशेष मिलते हैं, तो उससे ये पता लगाया जाता है कि यहाँ प्राचीन समय में ये चीज़ें थी। तो उससे भी हमें क्या होता है, अवशेष से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे गेहूँ और जौ के अवशेष सबसे पहले मिले थे हड़प्पा सभ्यता में, तो वहाँ पता चला कि हाँ यहाँ पे लोग गेहूँ चावल खाते होंगे। फिर उसके बाद कुछ अस्थियाँ मिली थी। ठीक है, मूर्ति मिले थे, तो उससे हमें पता चला कि यहाँ लोग मूर्तियाँ भी बनाते हैं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पुरातत्व विभाग के द्वारा भी
जो खनन होता है उसके द्वारा भी हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भूगर्भीय और जैविक अध्ययन, जैसे क्या होता है भूगर्भ अध्ययन होता है पुरातत्व के द्वारा, वो पुरातत्व वाला ही है, ठीक है, तो उसके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। अब हम लोग आगे देखेंगे विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है उसके द्वारा भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे बहुत सारे राजा के शासन काल में विदेशी यात्री आते थे, यहाँ पे रहते थे और उनके बारे में यहाँ भारत को भ्रमण करके राजाओं के दरबार में जा करके उनके बारे में जानते थे और ग्रंथ को लिखते थे। तो जैसे यूनानी, रोमन, चीनी यात्री आते थे कहाँ, भारत में, ठीक है। जैसे चीनी यात्री इत्सिंग हो गया, यूनानी बहुत सारे हो गए, ठीक है, शासक, तो वो सब आते थे और क्या करते थे, जैसे यूनानी शासक हो गया मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज जो कि इंडिका लिखा है, ठीक है, इंडिका लिखा है, मौर्य काल के समाज और प्रशासन के विषय में लिखा है उन्होंने, तो उसके बारे में भी मौर्य काल के बारे में पता चलता है इंडिका से। फिर उसके बाद फाहियान आया था गुप्त काल में, ठीक है, तो उनके द्वारा भी गुप्त काल के बारे में उन्होंने जिक्र किया है अपने बुक में। तो जो असाहित्यिक स्रोत हैं वो ये सारी चीज़ें, वो जो बुक लिखे थे उसके द्वारा हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हर्षवर्धन के समय में जो आया था ह्वेनसांग, ठीक है, कहाँ का यात्री था और ये कहाँ का अध्ययन किया था, भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की महिमाओं का विस्तृत वर्णन किया था। तो इससे हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उनके बुक से हमें पता चलता है। तो ये सब का सारे कुछ क्या थे, साहित्यिक और असाहित्यिक स्रोत थे जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से सिक्के, पुरातत्व विभाग, अभिलेख, शिलालेख आदि ये सब थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, जो कि हम लोग वेद के बारे में बताए थे, उसके अगले वीडियो में हम लोग वेद के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।